हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रोब एंड पॉन्डर पे आ जाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारी थिंकिंग है। ओके, वाई इज़ इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन्स और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर। यानी कि हमारे लिए क्यों ये पॉसिबल है कि हम कोई सैंड को या स्टोन्स को पाइल अप कर दें। पाइल अप यानी एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, तो हम सैंड से बना लेते हैं, जो रेत के किले होते हैं लोग बनाते हैं, खेलते हैं, स्टोन्स को पाइल अप कर लेते हैं, लेकिन लिक्विड को हम क्यों नहीं पाइल अप कर पाते हैं। वाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड्स बट लूज दैट शेप व्हेन रिलीज्ड। यानी कि जब हम हाथ में अपने पानी को भरते हैं तो उसमें आ जाता है, लेकिन जब हम वो शेप को लूज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो पानी निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है। एयर को हम देख नहीं सकते हैं, सो हाउ डज इट ऐड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून। तो जब एयर को हम देख ही नहीं सकते हैं, तो जब हम बलून फुलाते हैं तो उसमें बलून में वेट कैसे आ जाता है। इज़ द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यानी आज जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, क्या यही सेम हवा थी आज से हज़ारों साल पहले। सेम हवा एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यू माइट हैव कलेक्टेड पेबल्स। पेबल्स आपने छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, वो आपने कलेक्ट किए होंगे। पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड वाइल प्लेइंग ऑन अ रिवर बैंक और अ बीच। कहीं बीच पे या नदी के किनारे, रिवर बैंक पे सैंड में से आपने पेबल्स कलेक्ट किए होंगे। वेयर डू दीज पेबल्स, स्टोन्स एंड सैंड कम फ्रॉम। ये सब कहाँ से आते हैं। इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। यानी कि जो रॉक्स होती ना पहाड़ों पर, वो धीरे धीरे इरोजन की वजह से, यानी कि कटती हैं, पानी वगैरह लगता है उस पर, तो वो रॉक्स धीरे धीरे इरोजन की वजह से वो ब्रेक डाउन होती रहती हैं। और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द इरोडेड रॉक पीसेज। अब पहाड़ों से होकर के जो नदियाँ निकल रही हैं, वो ये सारे रॉक्स को, रॉक पीसेस को अपने साथ में कैरी करते हुए नीचे लेकर के आती हैं। As the rivers flow, they continue to break down the rocks further into pebbles, stones, sand and transport large quantities of them to the plains. क्या होता है जब रिवर्स ये सारे रॉक्स के टूटे हुए जो टुकड़े हैं, पीसेस हैं, उनको जब जैसे जैसे अपने साथ लेकर के आती रहती हैं, नदी के तेज़ बहाव की वजह से वो रॉक्स और भी फर्दर ब्रेक डाउन होते जाते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होते जाते हैं। तो पेबल्स, स्टोन्स, सैंड तक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े रॉक्स के जो पीसेस हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल रेत के पीसेस में, सैंड पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ देम टू द प्लेन्स। और इसी की बड़ी मात्रा में, यानी ये जो रॉक्स हैं, सॉरी सैंड है, स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, इनको सबको ट्रांसपोर्ट करके ले आ करके प्लेन्स में, यानी मैदानी भाग में ला करके छोड़ देती हैं। द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो बड़े बड़े रॉक्स के जो टुकड़े हैं, वो धीरे धीरे ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि बहुत ही महीन सैंड में और क्ले में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिगर रॉक, और कैन दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो ये जो ग्रेन्स हैं, क्या यही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक बड़ी सी रॉक है, ये एक बड़ी सी रॉक है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या छोटे छोटे ये सैंड ग्रेन्स हैं या क्ले है, या इससे भी ज़्यादा वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, क्या इससे भी नीचे लेवल पे जा सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। टेक अ स्टिक ऑफ चॉक, एक एक्टिविटी दी हुई है, चॉक लिया है, ये है चॉक, एंड ब्रेक इट इनटू 2 पीसेज। हमने इसको 2 पीसेज में तोड़ दिया। कंटिन्यू ब्रेकिंग द चॉक टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। आपको चॉक को इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि आपको हैंड से तोड़ने लायक वो रह ही ना जाए, मतलब आपको डिफ़िकल्टी होने लगे हैंड से उसको ब्रेक करने में। तो अब क्या करना है, ग्राइंड करना है स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक दस ऑब्टेन्ड यूजिंग मॉर्टर एंड पेस्टल। यानी कि जो ओखली होती है ना, ये ऐसे टाइप की, ठीक है। तो मॉर्टर एंड पेस्टल की हेल्प से आपको क्या करना है, ये जितना भी चॉक है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ऑब्जर्व द फाइन पाउडर ऑफ चॉक विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पेक ऑफ चॉक। अभी भी उसमें चॉक के ब्रोकन पीसेस दिखाई देंगे, ठीक है।
तो क्या एवरी स्पेक ऑफ दिस फाइन चॉक पाउडर स्टिल कंपोज ऑफ द सेम सब्सटेंस और हैज़ इट चेंज इनटू समथिंग एल्स ऑन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग? तो क्या ये जो चॉक पाउडर है इसमें अभी भी वही सेम सब्सटेंसेस हैं या ये चेंज हो गया है किसी और चीज़ में? ठीक है, ग्राइंडिंग के बाद या इसको ब्रेक करने के बाद क्या इसका सब्सटेंस जो है वो कंपोजिशन चेंज हो गया है? ठीक है, रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इज ग्राइंडिंग चॉक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। जो चॉक है उसको अगर हमने ग्राइंड कर दिया तो क्या ये फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज क्या होता है? जो रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स हो सकता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल हो सकता है, एक बार जो चीज़ होगी वो दोबारा वापस से नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम फूड कुक करते हैं, ठीक है, फूड एक बार कुक हो गया तो वापस से वो रॉ नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हो सकता है मिल्क से कर्ड बनाया। मिल्क से कर्ड बनाया, वापस से कर्ड को आप मिल्क में चेंज कर सकते हो? नो, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें, वो चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं। मान लीजिए सबसे कॉमन एग्जांपल होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। एक बार आपने आइस को पिघला दिया, वो वाटर बन गया, वाटर को आपने फिर से फ्रीज़ किया तो वो फिर से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से रिपीट हो जाने वाली जो प्रोसेसेस होती हैं ये क्या होती हैं? आपकी फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको जो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वेयर एज केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हमने क्या देखा? द चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस ऑन ग्राइंडिंग। चॉक कोई नए सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, सिर्फ एक फिजिकल चेंज हो रहा है, यानी चॉक का एक बड़ा टुकड़ा वो क्या हो गया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, सिर्फ वही तो हुआ। ऐसा तो नहीं है कि चॉक पानी बन गया, वो कोई अलग फॉर्म नहीं ले रहा है, सिर्फ वो क्या हो रहा है? वो चॉक ही है, सेम सब्सटेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वही आपके क्या हो रहे हैं कि सिर्फ ग्राइंड कर दिए गए हैं। ओके, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज इन विच ओनली द साइज ऑफ ईच स्पेक ऑफ चॉक हैज़ रिड्यूस्ड फर्दर। सिर्फ क्या हुआ है? चॉक के साइज में रिडक्शन हुआ है, चॉक का साइज छोटा हुआ है। तो ये बात होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दीज स्पेक्स ऑफ चॉक पाउडर कैन बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फर्दर ग्राइंडिंग। तो ये जो स्पेक्स ऑफ चॉक पाउडर हैं इनको और भी ज़्यादा ब्रेक किया जा सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जा सकता है फर्दर ग्राइंडिंग। जितना ज़्यादा आप ग्राइंड करते जाएंगे उतना छोटे पार्टिकल्स होते जाएंगे। जैसे कि अब इमेजिन करते हैं दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग कंटिन्यूज। मान लीजिए ये प्रोसेस ग्राइंडिंग की कंटिन्यूटी में है, लगातार हो रही है। Eventually, we would reach a stage where the chalk particles cannot be broken down any further. अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर चॉक पार्टिकल्स को हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा छोटा पार्टिकल होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, द टाइनी यूनिट्स ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट द चॉक वॉज मेड अप ऑफ। अब एक स्टेज ग्राइंड करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है अब यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो जो होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। ठीक है, चॉक की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिससे मिल करके वो चॉक बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो होती है ना इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि दैट वन होल पीस ऑफ चॉक वॉज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। यानी छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी यूनिट्स मिल करके एक होल पीस बना होगा। ठीक है, तो इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो बेसिक यूनिट होता है जो लार्ज पीस बनाता है किसी सब्सटेंस या मटेरियल का, बहुत सारे छोटे 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 पीस, यानी ऐसे पीसेस जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, अब इनको ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है, यही बेसिक यूनिट है, ये सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इसी को और जोड़ते 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 एक बड़ा पीस या सब्सटेंस या मटेरियल बन करके तैयार होगा, तो उसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ हो, क्ले है या सैंड है, ठीक है, इन सब के भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जस्ट लाइक चॉक द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक्स। सबसे छोटी यूनिट सैंड या क्ले नहीं है,
इससे भी छोटी यूनिट बन सकती है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल करके सैंड बनाए होंगे, ठीक है, या क्ले बनाए होंगे। Let us explore further. Recall the dissolution of sugar into water to form a solution. अब मान लीजिए एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है शुगर और वाटर का। क्या हो रहा है? फिल अ ग्लास टम्बलर विद ड्रिंकिंग वाटर। पानी का ग्लास लिया, पानी उसमें ड्रिंकिंग वाटर उसमें हमने भरा, 2 चम्मच हमने शुगर ऐड किया। अब इस शुगर को हमें घोलना नहीं है, स्टर नहीं करना है, चलाना नहीं है, ठीक है। टेस्ट अ स्मॉल स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास। आपने क्या किया, ऊपर से ही बस 1 चम्मच पानी लेकर के उसको टेस्ट किया। क्या आपको वो वाटर स्वीट लग रहा है? अब आप वो पूरे सोल्यूशन को आप स्टर कर दो, घोल दो अच्छी तरीके से, जब तक कि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। अब फिर से हम एक बार टॉप लेयर से थोड़ा सा पानी लेकर के उसको हम टेस्ट करेंगे। कोई आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा, टेस्ट आपको मीठा लगा होगा, ठीक है। सिंस द टॉप लेयर ऑफ वाटर टेस्ट स्वीट आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि वो शुगर घुलने के बाद में तब आपको वाटर स्वीट टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है। डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन? क्या आपने कोई शुगर पार्टिकल उस सोल्यूशन में देखे, ऑब्जर्व किए? Sugar particles can no longer be observed, but their presence can be sensed by taste. अब आपको शुगर पार्टिकल्स उसमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट है, ये हमको कैसे पता चला? अपने टेस्ट के सेंस से। When sugar dissolves in water, it breaks up into its constituent particles, which cannot be broken down further. जब हमने चीनी को घोला पानी में, तो वो क्या हुआ, अपने छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई, जिसको अब और ज़्यादा फर्दर उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ईच टाइनी ग्रेन ऑफ शुगर इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक छोटा सा चीनी का दाना, छोटा सा बिल्कुल चीनी का दाना है, उसमें भी बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो हर एक जो भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी छोटा सा ग्रेन है, उसके भी अपने बहुत सारे मिलियंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। Activities 1 and 2 support the idea that matter is composed of a large number of extremely small particles. These particles are so small that they cannot be seen even through an ordinary microscope. ठीक है, कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ जो होती है, ठीक है, वो बहुत सारे एक्सट्रीमली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये इतने छोटे होते हैं कि आप उसको एक माइक्रोस्कोप से, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। तो ये बच्चा पूछ रहा है शुगर गई कहाँ, ठीक है। द टाइनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट। अब ये जो छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए, एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जगह बना ली, जहाँ पे भी स्पेसेस थे वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पे ये शुगर पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली। दीज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। chalk and sugar can both be broken down into their constituent particles, but how are the constituent particles held together to form the solid pieces we see? अब ये बच्ची बिल्कुल सही सवाल पूछ रही है कि कोई भी चीज़ को हमने ब्रेक डाउन करके तो देख लिया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी होती है। कोई हमने चौक लिया, उसको हमने ब्रेक किया छोटे छोटे पार्टिकल में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वापस से कैसे मतलब जुड़ करके एक सॉलिड पीस बनाते हैं जो हमको दिखाई देता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो आपस में जुड़े रहते हैं एक तरह के फोर्स से, ठीक है, जो जिसका नेचर अट्रैक्टिव होता है, यानी ये क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। यानी किसी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स उसको बोलते हैं। The strength of these attractions depend on the nature of the substance and the interparticle distance. तो ये जो स्ट्रेंथ है इन फोर्सेस का,
ठीक है, इन अट्रैक्शंस का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, ठीक है। और इंटर पार्टिकल, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जैसे सॉलिड में क्या होता है ना, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। ये हो गया सॉलिड का, ये हो गया लिक्विड का। गैसेस में और दूर दूर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है और इसमें काफ़ी कम है। तो ये डिफरेंस होता है, ये होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है और कितनी दूर दूर पे वो इंटर पार्टिकल, जो मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, वो कितनी दूरी पर है। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीजेज द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ड्रास्टिकली। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस आता है ना इंटर पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा भी स्लाइट भी डिस्टेंस बढ़ता है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो तेज़ी से डिक्रीज हो जाता है। इधर क्या हुआ, डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का, बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा और फोर्स, फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। ये बात समझ में आती है। पार्टिकल्स के बीच में जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स तुरंत घट जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ है, कितना जोर लग रहा है, वही डिसाइड करता है कि सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। चलिए, एक साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में दिया हुआ है कि आपको पता है एंशियंट टाइम से पीपल हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ फार थिंग्स कुड बी ब्रोकन डाउन एंड व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। यानी कि बहुत पहले के टाइम से, एंशियंट टाइम से लोग सोचते आ रहे हैं कि किस हद तक, कितनी दूर तक हम किसी पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आचार्य कानद, an ancient Indian philosopher, first spoke about the idea of परमाणु। उन्होंने सबसे पहले बात की थी परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। He believed that the matter is made up of tiny indivisible eternal particles called परमाणु। तो कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है, बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी हुई होती है, परमाणु से मिलकर। दिस आइडिया वॉज रिटन इन हिज वर्क कॉल वैशेषिका सूत्राज। इनमें ये इनकी लिखी हुई एक बुक है, ठीक है। इसमें उनके कामों के बारे में लिखा हुआ मिलता है, आचार्य कानद के कामों के बारे में। तो उन्होंने परमाणु के बारे में, एटम के बारे में इस बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इंटर पार्टिकल, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ा और इस पे डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि आयरन या आयरन नेल आपने ले लिया, ठीक है। रॉक सॉल्ट, ठीक है, उसका एक पीस ले लिया, ये रॉक सॉल्ट। कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, चाबी ले लिया, एल्युमिनियम का पीस ले लिया, इस टाइप की चीज़ें हमने ले ली। उसका शेप और साइज़ को ऑब्जर्व किया, उसको हैमरिंग उस पर करने की कोशिश की, हथौड़े से उसके ऊपर हथौड़ा चलाया। इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। कौन सी चीज़ों में आपको लग रहा है कि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। पर आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। उनका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि कोई भी चीज़ जो एरिया कवर करती है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कहीं पर भी नहीं है, क्लोजली पैक है, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जब स्पेस नहीं है तो उनके बीच में क्या है, बिल्कुल भी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो उनके बीच का फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये जब क्लोजली पैक होते हैं ना, जब पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, तो उनके बीच में फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
These strong forces of attraction hold the particles in fixed position, preventing them from moving freely. अब क्योंकि इतने क्लोजली पैक हैं, आपस में इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या करता है, पार्टिकल्स को एकदम पास पास में चिपका के रखता है, उसकी पोजीशन को फिक्स रखता है, इधर उधर पार्टिकल्स भाग नहीं पाते हैं, इसीलिए ये सॉलिड होता है। पार्टिकल्स कैन मूव ओनली टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशन, यानी कि क्या कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेट आपने पढ़ा होगा पेंडुलम के बारे में, जो ऑसिलेट करता है, थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि ज़्यादा इधर से उधर भाग नहीं सकता है, वाइब्रेट हो सकते हैं ये पार्टिकल्स, थोड़े से अपनी ही जगह पर थोड़े से वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये इधर से उधर भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम सॉलिड्स को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, अब क्या होगा, इनके बीच में जो वाइब्रेशन है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, विगरस वाइब्रेशन हो जाएगा, एकदम तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। A stage is reached when these vibrations become so vigorous that the particles start leaving their position. अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी ना हीट करते करते कि ये वाइब्रेशंस इतने बढ़ जाएंगे कि ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, अब वो वीक हो जाएंगे। गर्म करने पर सॉलिड को इंटर पार्टिकल फोर्सेज वीक होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेशंस इतने तेज़ हो जाएंगे कि पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, और एक बार जगह छूटी, जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बना, वैसे ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक हो गया, कमज़ोर पड़ गया। और जैसे ही वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जैसे ही कमज़ोर पड़ा, क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड स्टेट में। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ये देखिए, ये सॉलिड है, बिल्कुल क्लोजली पैक है, इसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाए। अब क्या हुआ, हमने जब इसको हीट किया तो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, ये वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। वाइब्रेशंस की वजह से क्या हुआ, ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर होते ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ा, कमज़ोर पड़ते ही कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। तो ये क्या था, जिस टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। वही बात है, कम से कम मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। Generally, in a liquid state, particles are somewhat farther away from each other as compared to those in the solid state, ठीक है। आइस एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्या होता है लिक्विड स्टेट में, क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे हमने देखा कि सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो आइस क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर ऑलरेडी होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। some solids have weak interparticle forces of attraction, so their melting points are low। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, यानी कि उनके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उतना भी क्लोज नहीं होता है। तो इसके क्या होगा कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कमज़ोर होगा। वाइल अदर्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, बाकी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, है ना, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए फिर ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, और जो ये आपका इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर वीक हैं तो क्या होगा, आसानी से वो गर्म हो जाएगा, जल्दी उसके क्या बोलते हैं पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, जगह छोड़ देंगे, तो कम हीट में भी वो अपनी जगह छोड़ देगा। और इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे
तो उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आइस है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यूरिया, इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 133 डिग्री सेल्सियस पे जाके कहीं ये मेल्ट होगा। आयरन नेल, अब इसको और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है क्योंकि और ज़्यादा क्लोजली पैक है इसके जो पार्टिकल्स हैं, और उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसी फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ट होगा। ये उससे थोड़ा कम और ये काफ़ी कम में हो जाएगा। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। व्हाट अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस, तो सॉलिड्स का तो अपना एक वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस का क्या? तो चलिए एक बार लिक्विड स्टेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 क्लीन कंटेनर्स और ड्राई कंटेनर्स लिए, तीनों ही साफ सुथरे बिल्कुल ड्राई किए हुए कंटेनर्स थे, बस अलग अलग शेप के हैं, ठीक है। उनको ABC लेबल कर दिया गया है। सब में 200 ml का एक निशान बनाया गया कि कितना कितना कहाँ पर जाकर 200 ml हो रहा है, और वहाँ पे एक पेपर स्ट्रिप लगा दी, ये पेपर स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। वो मार्क्ड लेवल तक हमने क्या किया, पानी उसमें भरा। केयरफुली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम कंटेनर A टू कंटेनर B विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। तो हमने क्या किया, इस कंटेनर से इस कंटेनर में डाला, इस कंटेनर से इस कंटेनर में डाला, ऐसे करके हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उस मार्क्ड लेवल पर पानी पहुंच रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी पानी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। सेम कंटेनर फिर ट्रांसफ़र किया, B से C में किया, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि शेप क्या है, कहाँ तक पानी पहुँचा है। तो आप नोटिस करेंगे द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज़ पोर्ड। जिस शेप में ये गया, ट्रांसफ़र हुआ, उसी बर्तन का पानी ने शेप ले लिया, ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स का कोई फिक्स अपना शेप नहीं होता है, हम उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं, पोर करते हैं, वो उसी का साइज़ ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में थोड़े से स्पेस होता है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं इधर उधर। तो तीनों ही कंटेनर्स में क्या हो रहा है, वाटर लेवल जो है वो तो 200 ml ही है, क्योंकि हमने कहीं पानी गिराया नहीं, हमने उतना को उतना पानी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। एंड नो चेंज इन वॉल्यूम इज़ ऑब्जर्व, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इसका सिर्फ फिक्स्ड शेप नहीं होता है लिक्विड्स का, वो जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसका शेप ले लेगा, और लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक जितना भी वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम रहेगा। इफ़ अ कंटेनर इज़ नॉट क्लीन, अब ये तो क्लीन और ड्राई कंटेनर यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था, क्लीन और ड्राई कंटेनर की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं अगर कोई कंटेनर है वो क्लीन नहीं है, तो कुछ पानी क्या होगा, उसकी वॉल्स पे चिपक जाएगा, जहाँ पे वो क्लीन नहीं है ना, वहाँ पे वो चिपक जाएगा। तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल अगले कंटेनर में थोड़ा सा कम हो सकता है। मान लीजिए हमने ये बर्तन में, ऐसे बर्तन में पानी लिया था, ये हमने पानी लिया 200 ml, अब हमने इसको किसी दूसरे, मान लीजिए इसमें जग में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब ये ग्लास कहीं क्लीन नहीं था, यहाँ कहीं गंदगी लगी थी, इसमें वाटर चिपक गया, ये मान लीजिए 200 ml है इसका जग का, तो इससे हो सकता है कुछ कम लेवल पे पानी आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो ड्रॉपलेट्स थे वो जाकर के चिपक गए, तो कुछ पानी कम ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। एक्टिविटी 7.4 शोज़, ये 7 पॉइंट कौन सी एक्टिविटी है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में ही मूव कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं हो सकता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लिक्विड का एक फ़िक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फ़िक्स वॉल्यूम होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये रीज़न सहित आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। लेट अस नाउ कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड। अब हम कंपेयर करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में और सॉलिड्स में। तो एक हमने क्या किया, शैलो वेसल में, ऐसे फैला हुआ वेसल है, इसमें हमने पानी लिया और इसमें हम अपनी फिंगर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप अपनी फिंगर को मूव कर पा रहे हैं वाटर के थ्रू? तो यस, फिंगर आप अपनी मूव कर पाएंगे।
You can move your finger through water without breaking or cutting it permanently, which cannot be done in the case of solids. तो आप क्या कर रहे हैं कि जब आप फिंगर उसमें मूव करेंगे वाटर में, तो बिना उसको ब्रेक किए या कट किए, तो ये तो अब कट नहीं हो सकता ना फिंगर मूव करने पर, तो ये चीज़ आप सॉलिड्स में नहीं कर सकते हैं. When you try this, you are temporarily displacing water. सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं. आपने यहाँ से यहाँ तक फिंगर चलाई, वाटर सिर्फ डिस्प्लेस होगा, वापस से अपनी जगह ये ले लेगा. ठीक है. एज सून एज यू रिमूव योर फिंगर, द पोजिशन ऑफ द वाटर इज रीस्टोर्ड. जैसे आप वहाँ से अपनी उंगली उठाएंगे, पानी वहाँ पे वापस रिस्टोर हो जाएगा. We can say that in liquids the interparticle attractions are slightly weaker than in solids but still strong enough to keep the particles close together. तो हाँ, ये बात सही है कि इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस जो हैं वो सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लिक्विड में स्लाइटली वीक होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पार्टिकल्स को क्लोजली पैक करके रख सकें, आपस में जोड़ के रख सकें. बिल्कुल ही वीक नहीं होते हैं, स्लाइटली वीक होते हैं. ठीक है. रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. ग्रेड 6 का चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. उसको अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें, जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कि द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का हमने ऑब्जर्व किया था. क्या होता है वाटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है. When a liquid is heated, a stage comes when it starts boiling. जब हम किसी लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, एक समय आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे वो उबलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल होने लगता है और वेपर में कन्वर्ट होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. कोई भी लिक्विड को जब हम बॉयल करेंगे और वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो इसमें क्या होता है, इस मूवमेंट पे ये हो रहा होता है कि जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विग्रस, यानी कि हीट करने पर पार्टिकल्स के, अब ये आपको याद रखना है कि हीट, कोई भी पार्टिकल को हीटिंग जब मिलती है ना, हीट जब करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, उनके बीच में वाइब्रेशंस होने लगते हैं. तो जब हम वाटर को या किसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से विग्रसली बिल्कुल मूवमेंट करने लगते हैं, दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं. इससे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बना और फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए. सिंपल सी बात है. क्या होगा, डिक्रीज इन द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागे, वैसे ही इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला गया. Eventually, the constituent particles can escape from the liquid state. The liquid is converted into vapor or the gaseous state. तो यही काम होगा लिक्विड स्टेट में. पार्टिकल्स भागने लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो दूर भागने लगेंगे, लिक्विड स्टेट से एस्केप करने लगेंगे, और वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में या गैस में. ठीक है. I have seen that spilled water disappears after some time and it happens at any temperature. तो ये कह रहा है कि जो वाटर कहीं इधर उधर गिर जाता है हमसे, मान लीजिए थोड़ा बहुत एक दो बूंद पानी गिर गया, तो वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, और ऐसा किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें यही है कि एक समय आता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. At the boiling point, the formation of vapor is very fast and occurs not only at the surface but also within the liquid. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है किसी भी लिक्विड का, हर लिक्विड का अलग होता है, जैसे वाटर का 100 डिग्री है. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेपर फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो सिर्फ सरफेस पे नहीं हो रहा है, वो पूरे लिक्विड में हो रहा है. ठीक है. पूरे लिक्विड में वेपर फॉर्मेशन का काम चल रहा है. तो दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड. तो इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया एज बबल फॉर्मेशन, क्योंकि बुलबुले उठने लगते हैं. However, vapor formation occurs at all temperatures, even below the boiling point, though slowly and not only and only at the surface. अब ये बच्चा जो बात कह रहा था ना कि इसने गिरा हुआ जो वाटर, स्पिल्ड वाटर जो है, उसको डिसअपियर होते हुए देखा है आफ्टर सम टाइम. तो ये क्या है, ये यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम बॉईल कर रहे होते हैं ना, तब तो वेपर फॉर्मेशन हो रहा होता है, सिर्फ सरफेस पे नहीं हो रहा होता है, वो पूरे लिक्विड में चल रहा होता है. लेकिन जो वेपर फॉर्मेशन है वो ऑल टेम्परेचर्स पे, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी, मान लीजिए वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके नीचे भी अगर वाटर कहीं इधर उधर गिरा हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी। ये प्रोसेस स्लो होगा क्योंकि हम हीट नहीं कर रहे हैं उसको, 100 डिग्री पे हीट नहीं कर रहे हैं, वो स्लो प्रोसेस होगा। और सिर्फ इसमें क्या होगा ना, सिर्फ सरफेस से पानी उड़ना स्टार्ट होगा, पूरा पानी एक साथ नहीं उड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस सिर्फ सरफेस पे होगी। ये बात समझ में आ गई। दिस लोअर प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ये जो स्लो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जब आप समुद्र में या नदी में वो सरफेस से पानी उठ रहा होता है, वहाँ पे तो कोई हो नहीं रहा होता है कि बॉइलिंग चल रही है, बॉयल तो हो नहीं रहा होता है, लेकिन वो जो पानी इवेपोरेट हो रहा होता है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है और वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होती है। ऐसा नहीं कि नदी के नीचे का भी पूरा पानी उड़ नहीं जाता है, तो वो होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, डू गैसेस ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैशियस स्टेट की बात आ गई है। तो ये हम लोग आज हमने इतने पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, सॉलिड और लिक्विड के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या बोलते हैं, कैसे कितना क्लोजली पैक होता है, जितना क्लोजली पैक होगा उतना ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा, जितना पार्टिकल्स दूर होंगे, जितना उनके बीच में स्पेस बनेगा उतना ही आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिएगा, इतना आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे जो गैशियस स्टेट के बारे में है, ठीक है। और पूरा इसको बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।